अच्छा बेटा, तो हमारा चल रहा था लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 12 जो है ये उसका पार्ट 2 हो गया, क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ा स्पेस इशू हो जाता है एंड देन जो जितने मिनट्स की स्पेस होती है उतने मिनट्स की वीडियो हो जाती है रिकॉर्ड एंड देन आई हैड टू डिलीट सम ओल्डर वंस एंड देन रीस्टार्ट द न्यू वंस। तो खैर एनी हाउ लेक्चर नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है एंड देन हमने पॉलिटिकल फैक्टर्स पढ़े हैं और हम चल रहे थे बिज़नेस इन्वायरमेंट को हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा बिज़नेस इन्वायरमेंट में जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे स्वोट एनालिसिस क्या होते हैं। स्वोट एनालिसिस जो होता है ना वो किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है, किसी भी बिज़नेस का हो सकता है। इवन दो कि बिज़नेस का स्वोट एनालिसिस करने से पहले उस बिज़नेस के प्रोडक्ट का स्वोट एनालिसिस किया जाता है। जैसे लेट्स सपोज़ कि जब मैं थी, जब हमारा रिसर्च वर्क चल रहा था तो मैंने नोकिया मोबाइल का जो है वो स्वोट एनालिसिस किया था। अब नोकिया मोबाइल का यानी कि इसमें देखना होता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ का मतलब कि इसका मार्केट शेयर कितना है। और एट दैट टाइम चूँकि उस टाइम पे ये क्यू मोबाइल वगैरह इन्होंने इतनी कोई मार्केट सेचुरेशन नहीं की थी अभी, तो नोकिया का मार्केट शेयर था और वो जनरली उसकी जो डिमांड थी वो भी थी, आप कह सकते हैं कि 40 से 50% तक तो थी, ठीक है। लेकिन एनी हाउ उसके बाद में जो है वो क्यू मोबाइल आया एंड देन इट स्टार्टेड सैचुरेटिंग द मार्केट, तो वो एनी हाउ फिर उसके जो है वो मार्केट शेयर गिर गया। तो जो एस बेसिकली स्ट्रेंथ एंड इट लीड्स टूवर्ड्स द मार्केट शेयर। वीकनेस की अगर कोई प्रोडक्ट फेल हो रहा है मार्केट के अंदर या उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है, परचेजिंग डिमांड नहीं है, तो फिर उसकी वीकनेस को देखा जाता है कि वाई पीपल आर नॉट डिमांडिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर उस प्रोडक्ट को अगर चेंज करना होता है, ये कुछ नए फीचर्स ऐड करने होते हैं एंड देन उसको किया जाता है। अच्छा बेटा, अब ये मैंने मिड में लाइन एक एंटर की है, इसका मतलब ये कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, ये बिज़नेस की इंटरनल हेल्थ की मेजरमेंट होती है ये। और जो ओ टी है, ओ स्टैंड्स फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी स्टैंड्स फॉर द थ्रेट। अब जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बाहर की होती हैं, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज़ कि अगर आप में से किसी ने कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है तो वो घर के अंदर नहीं देखेगा, वो बाहर देखेगा, ठीक है। उसको बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कहीं कोई बिज़नेस जो है, अब जैसे अभी जैसे आपकी क्लास में उमर नियाज़ी जो हैं आपकी क्लास के स्टूडेंट, वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैम अब जो है वो जो ये शॉपर हैं, प्लास्टिक के शॉपर हैं, इनका ट्रेंड ख़त्म हो गया है, तो प्लास्टिक बैग्स का ट्रेंड शुरू हुआ है एंड ही वांटेड टू स्टार्ट द बिज़नेस एंड वो सारा मतलब उनकी जो भी रिसर्च थी, तो उन्होंने वो जो अपॉर्चुनिटी देखी वो उन्होंने बाहर देखी। तो अपॉर्चुनिटी जो होती है वो हमेशा आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलती है, वो आपको इंटरनल इन्वायरमेंट से नहीं मिलती, ठीक है। बहुत कहीं कोई लक हो, बहुत कोई लकी टाइम हो तो देन इंटरनली समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके लिए आपको बाहर ही देखना पड़ता है। और थ्रेट्स भी जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, यानी कि कोई कंपेटिटर आ गया, लेट्स सपोज़ कि अगर यहाँ पे आपने जो है वो मेडिकल स्टोर ओपन किया तो बिल्कुल आपके कुछ अर्से बाद ही आपके साथ ही किसी और ने भी मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बिज़नेस के थ्रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। ये कंपटीशन इंक्रीज़ कर जाता है या जो मार्केट शेयर में आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट फेस करना पड़ता है इस वजह से कि जो पहले प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर आपको जो है वो उस जगह पे मुकाम बनाने के लिए मार्केट में जो है वो डिस्पोज़ करने के लिए, डिस्पोज़ नहीं वो क्या डिफ्यूज़ करने के लिए जो है वो आपको फिर टाइम भी चाहिए होता है, हार्डवर्क भी चाहिए होती है। यू हैव टू फेस सम थ्रेट्स, यू हैड टू पिक अप सम अपॉर्चुनिटीज़ एंड देन यू हैड टू कवर अप योर वीकनेसेस एंड एज अल्टीमेटली यू हैव टू मेक अप योर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेटा ये कुछ जो हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर थे। बट एनी हाउ बिज़नेस इन्वायरमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के अलावा जो चीज़ें मैटर करती हैं वो हमारी आ जाती हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ आ जाती हैं, जिसमें टैक्सेशन सिस्टम वगैरह सारा जो है वो आ जाता है। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आ जाती हैं कि इमिग्रेट करना। अब जैसे अक्सर कनाडा जो है वो स्कॉलरशिप्स जो है वो अनाउंस करता रहता है, तो उन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना या वहाँ पे स्टूडेंट्स के जाने का जो इमिग्रेशन क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है रैदर देन जो नॉर्मल जो पैसेंजर्स जा रहे होते हैं कनाडा में। सो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ क्या हैं, ओवरसीज़ के लिए क्या हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या हैं, जॉब होल्डर्स के लिए क्या हैं, या बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी मैटर करती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ बेटा ये भी देखी जाती है कि
यानी कि वेलफेयर स्टेट मेजर्स जो हैं वो कैसे वो क्या है किसी किस्म की, यानी कि जीडीपी जो है वो कितनी है, कोई एक इकोनॉमी कितनी सक्सेसफुल है अपने लोगों का ख्याल रखने में, ठीक है। यानी कि जो जितना सेल्फ सफिशिएंट होता है बेटा, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है खुद कफील होना, यानी कि एक गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम हद तक अगर अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पा रही है, अपनी आवाम को जो है वो रिलीफ दे पा रही है, तो देन डेफिनेटली उसके बारे में एक खुद ब खुद एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाता है। और फिर बाहर से जिन पार्टीज़ ने डील करना होता है वो उनका एक ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाता है कि नहीं भी इनके जो वेलफेयर स्टेट मेजर्स हैं वो अच्छी हैं, जीडीपी अच्छी है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, ये जितने भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिकल नहीं इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये, जितने भी ये वाले फैक्टर्स आ जाते हैं, जब उनकी मेजरमेंट पॉजिटिव चल रही होती है तो देन डेफिनेटली आपकी जो स्टेट मेजरमेंट्स होती हैं वो भी अच्छी चल रही होती हैं। एंड बेटा लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के बारे में, कि इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ क्या हैं बेटा। इन्वायरमेंट में देन डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाती हैं, सीजनल इन्वायरमेंट कैसे चल रहे हैं, पॉलिटिक्स का इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखी जाती हैं। लेकिन एनी हाउ अब जो है बेटा ये आपका लेक्चर नंबर 12 जो है ये ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। तो लेकिन इससे अगला टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का है। अगर ये मैं आपको स्टार्ट करवा देती हूँ तो फिर ये लेक्चर नंबर चलता है 14 तक। चलिए देखते हैं बेटा, इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है। अच्छा बेटा ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो है इसमें टोटल 5 सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। अब ये 5 सिचुएशंस क्या हैं कि यानी कि जब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि एक इकोनॉमी का अपनी पॉलिटिशियंस के साथ और बाकी जहाँ पे हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं वहाँ की कंट्री के पॉलिटिशियंस के साथ कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इंटीग्रेशन कितनी अच्छी नहीं। अब जैसे चीन के को मैं अगर एग्जाम्पलीफाई करूँ तो चीन ने हमेशा पाकिस्तान को जो है वो पॉलिटिकली भी सपोर्ट किया है और इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया है अपने प्रोजेक्ट्स के ज़रिए से, अपने जो है चाहे उनका इंटरनल मोटिव कोई भी हो, लेकिन एनी हाउ वो हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालते हैं जब भी कभी उनकी तरफ देखा जाता है। तो लेकिन एनी हाउ ये 5 सिचुएशंस होती हैं इस इंटीग्रेशन की। एक होती है रिडक्शन ऑफ द टैरिफ, यानी कि बिटवीन द मेंबर्स, ठीक है। अब बेटा रिडक्शन ऑफ द टैरिफ का क्या मतलब है कि ये टैक्सेस वगैरह का कम कर देना, जैसे फ्री ट्रेड एरियाज़ हो गए, ठीक है ना, फ्री ट्रेड एरियाज़ हो गए, फ्री ट्रेड एरियाज़ के अलावा आई थिंक ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में मैंने वही जो मैंने पहले जिक्र किया आपसे कि जब मैंने आपको टैरिफ और प्रोटेक्शन वाला पढ़ाया था तो उसमें मैंने फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन मार्केट और ये सारे यूनियन मार्केट और ये सारे जो है कोटा सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको करवाई हुई थी। सो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ टैरिफ बिटवीन मेंबर्स की जो कमेटीज़ बन जाती हैं उनके बीच में जो है वो किन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को रिलीफ मिलेगा, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं मिलेगा। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स भी आ जाते हैं कि कॉमन जो है एक्सटर्नल टैरिफ यानी कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो एक जैसा टैरिफ इम्पोज करती हैं, जिसे हम कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ कह देते हैं। देन फ्री मूवमेंट ऑफ द कैपिटल एंड द सर्विसेज कि कितनी फ्रीली मूवमेंट है, लाइक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका मतलब कि फ्री मूवमेंट और कैपिटल सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान में फ्री नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप अमेरिका की बात करते हैं, आप कनाडा की बात करते हैं, आप यूके की, आप दुबई की बात कर लें तो वहाँ पे एवरी इन्वेस्टर फील्स वेरी फ्री टू मूव एंड टू इन्वेस्ट द कैपिटल, ठीक है। तो बेटा अगला जो 4th पॉइंट है वो है नो बैरियर्स फॉर द इंटरनल ट्रेड फ्री मूवमेंट। अच्छा, नो बैरियर्स फॉर द इंटरनल ट्रेड कि इंटरनली भी अगर ट्रेड करना है, अगर कंट्री के अंदर करना है या फिर मेंबर्स के बीच, लेट्स सपोज कि एक जो है जैसे मैंने आपको गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ मैंने आपको करवाया, फिर इसके अलावा जो है वो हमने और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो हमने किए थे। तो बेटा ये सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं ये जिन कंट्रीज़ के दरमियान होते हैं फिर उन कंट्रीज़ को ऐसे कंसीडर किया जाता है कि जैसे ये एक ही कंट्री है और उसके डिफरेंट सिटीज़ हैं, ठीक है। तो फिर उनमें जो ट्रेड होती है उसको इंटरनल ट्रेड कंसीडर किया जाता है। और फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर हो गई, फिर हारमोनाइज्ड टैक्सेस हो गए, रेट। बेटा एक हारमोनाइज्ड टैक्सेस का मतलब ये है कि एक जैसा टैक्स रेट इम्पोज करना। कॉमन मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर
जो है ये इम्पोज की जाती हैं। तो बेटा ये कुछ इकोनॉमिकल और इंटीग्रेशन के फैक्टर्स होते हैं।